जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे इस चैनल पे वो रिलेटेड होंगे CSS के ए से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं CSS के एग्ज़ाम में वो CSS के ए में फ़ेल होते हैं। तो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए, हल करने के लिए मैंने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है कि आने वाले जितने भी मैं लेक्चर बनाऊं वो ज़्यादातर CSS के ऐसे के ऊपर बनाऊं, और ताकि जो 2021 में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनको एक तरह से सहूलत हासिल हो। आज का जो टॉपिक मैंने CSS के ऐसे के लिए लिया है वो लिया है इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि CSS के अंदर हर साल 10 ऐसे आते हैं। अगर आप जनरली कोई तैयारी करें तो इसमें आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि CSS के अंदर जो ऐसे आते हैं या जो टॉपिक्स उनसे रिलेटेड आते हैं वो आम तौर पे वही टॉपिक्स होते हैं जो कि एक तरह से उस टाइम जारी होते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं मिसाल देता हूँ कि 2021 के अंदर जो CSS के ऐसे आएंगे वो रिलेटेड होंगे आपके कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि उसका जो असर है वो पूरे दुनिया के ऊपर है और इवन पाकिस्तान के ऊपर है। एक और टॉपिक आ सकता है 2021 में, वो रिलेटेड आपके करिकुलम से लेके कि पाकिस्तान के अंदर सिंगल करिकुलम की बात हो रही है कि एक करिकुलम लाया जाए, वो आपका एक एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है। हाइब्रिड वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, वो एक टॉपिक हो सकता है जो 2021 के एग्ज़ाम में आ सकता है। और वैसे ही ये एक इस्लामोफोबिया टॉपिक है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये 2021 का जो CSS का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर इसके चांसेस है कि ये वो आ सकता है। तो उसी चीज़ को लेके आज मैं ये ऐसे आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। उसकी मैंने आउटलाइंस बनाई हैं ताकि आपको पता चले कि आपने आउटलाइंस उसके कैसे बनानी है। आपको इस चीज़ का भी अपने दिमाग में ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपसे सवाल पूछा जाए ऐसे में, वैसे ही आपने अटैम्प्ट करना है। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर काजेज ऑफ इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट, तो आपने सिर्फ काजेज के ही जवाब देने हैं अपने आंसर बुक पे। अगर वो आपसे पूछा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट, फिर आपने कॉन्सिक्वेंसेज को टैकल करना है उस ऐसे के पेपर में। अब हम एक जर्नल की बात करेंगे कि इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट। हम एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद काजेज कौन से हैं जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया वेस्ट हुआ है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर आएंगे कि उसकी वजह से क्या असरात पड़े हैं वेस्ट के अंदर मुसलमानों के ऊपर, और इन दी एंड में कुछ सॉल्यूशंस देंगे और कंक्लूजन देंगे। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि आपने CSS के उस ऐसे के पेपर में सवाल को देखना कि आपसे पूछा क्या गया है। आया वो आपसे काजेस पूछ रहे हैं, उनका फोकस ज़्यादा काजेस के ऊपर है, आया कि उनका फोकस कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर है, आया कि वो सॉल्यूशंस के ऊपर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मेरे इस ऐसे में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आउटलाइंस बनाई हैं। इसी तरह आप अपनी आउटलाइंस बना सकते हैं जो पैटर्न आपको ठीक लगे। ये पैटर्न मुझे ठीक लगता है तो जो इस पैटर्न से मैंने बनाया है। इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट कैपिटल लेटर में अंडरलाइन किया, आउटलाइन का पेन मैंने डिफरेंट की है। बाज़ का ये एग्जाम में कहा जाता है कि जो पेन के कलर है वो ब्लू और ब्लैक होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने अपनी आउटलाइन वैसे ही बनाई है। तो सबसे पहले आपकी आउटलाइंस होगी वो आप देख लें कि आपने आउटलाइन कैसे बनानी है। आप अपनी भी आउटलाइन बना सकते हैं, क्रिएट कर ले सकते हैं। ये मैंने आउटलाइन बनाई है। तो इंट्रोडक्शन में मेरा जो पैराग्राफ होगा, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऐसे का जिसके अंदर वो ज़्यादा मायने करता है आपको पास और फेल कराने में। तो इस वजह से आपको अपना इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी होगी उसको अच्छा लिखने के लिए। और मैं जिस तरह से लिखूंगा तो मैं कहूँगा कि इस्लामोफोबिया इज़ अ न्यू पॉलिटिकल डिजीज़ ऑफ द वेस्ट। ये एक थीम होगा मेरे उस इंट्रोडक्शन के ऊपर। आपको पता है कि इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हो CSS के ऐसे का, तब आप दो तरह से CSS का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। एक होता है कि डायरेक्ट आप हिट करो टॉपिक पे ऊपर, इसे कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच के आप जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ हमेशा पहले कुछ और चीज़ें बात करें कि दुनिया के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और एट द प्रेजेंट टाइम
भी फोबिया एक तरह से वेस्ट के अंदर हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया इज़ अ डार्क इमर्ज रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरह से आप कुछ वो लिख सकते हैं। तो बहरहाल आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो एक जनरल तो स्पेसिफिक अप्रोच होती है, एक स्पेसिफिक होती है कि डायरेक्ट आप टॉपिक को हिट करें। फिर आप ओवरऑल उस इंट्रोडक्शन के ऊपर आप ये बताते हैं कि आप अपने हिस्से में क्या डिस्कस करेंगे, और इन दी एंड में उसी के बीच के अंदर या एंड के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट देते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक के ऊपर, आपका व्यू पॉइंट क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड। के मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामोफोबिया जैसे कि वेस्ट में हो रहा है, उसके जो असरात, उसके जो कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट हैं। कि कोई अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए करना चाहता है और वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी वगैरह है और ये चीज़ें हैं। और उस थीसिस स्टेटमेंट में मैं ये भी बात करूँगा कि इसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर एक तरह से नेगेटिव असरात वगैरह होंगे। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि आप जर्नल से स्पेसिफिक के ऊपर जाते हैं, फिर आप टॉपिक को हिट करते हैं 2-3 लाइन। उसके बाद आप अपना थीसिस स्टेटमेंट देते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, जिसमें आप ये बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस इस्लामोफोबिया के ऊपर। आप उसके वो बताएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग और जो आप चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने ओवरऑल हिस्से में। फिर आप नीचे एक तरह से काजेज़ ऑफ इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट में आएंगे, जिसमें आप डिफरेंट अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे। याद रखें कि पैराग्राफ के अंदर एक चीज़, एक पॉइंट होती है, उसके एक नहीं कि आप एक पैराग्राफ के अंदर आप हर एक चीज़ को अलग तरीके से डिस्कस कर जाएं। इंट्रोडक्शन में तो आपका ओवरऑल ऐसे आ जाता है, ओवरऑल आप अपना व्यू पॉइंट देते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट क्या था कि ये आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि आप उस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हैं, आपके क्या तासुरात हैं। अब दूसरी चीज़, जब हम काजेज़ ऑफ इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले जो मुझे काज लग रहा है, ये इस्लामोफोबिया वेस्ट के अंदर 90s में शुरू हुआ था। और उसकी जो बुनियाद पड़ी थी, इस तरह से आप समझते कि सैमुअल पी हंटिंगटन, ये वो टॉपिक है जो बंदे IR पढ़ते हैं तो इस टॉपिक से वो फेमिलियर होंगे कि वहाँ पे एक सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक बुक लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ने। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में जो जंगें होंगी, जो एक दूसरे से लड़ी जाएंगी, वो इस बुनियाद पर लड़ी जाएंगी कि आपकी सिविलाइजेशन कौन है। तो उन्होंने तकरीबन 7 से 8 के करीब मेजर सिविलाइजेशन बनाई कि उन्होंने वेस्ट को बताया, कन्फ्यूशियस को बताया, और उनमें एक सिविलाइजेशन जो उन्होंने बताई वो इस्लाम की बताई। कि उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में वेस्ट और इस्लाम के बीच में एक जंग होगी, एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगी और दूसरी तरफ से इस्लामिक कंट्रीज़ होंगी। और वो कह रहे हैं कि वेस्ट जो है एक तरह से फ्रीडम को सपोर्ट कर रहा है, इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट करता है, और इस्लाम जो है वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। वो एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, वैल्यूज़ को, बच्चों को, इन चीज़ों को नहीं करता। तो इस तरह से वो एक तरह से वो कह रहे हैं कि ये आगे चल के क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। तो इस बुक के बाद जो वेस्ट के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके अंदर इस चीज़ मीन्स ये चीज़ आने लगी कि इस्लाम जो है वो उनके वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, वो उनकी उनके जो डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव उनके ख़िलाफ़ है, जबकि ये चीज़ नहीं है। तो ये एक वहाँ से एक बुनियाद पड़ी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और जहाँ से इस्लाम को उन्होंने एक तरह से नेगेटिव पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर हम इवेंट देंगे जिसकी वजह से लोगों में इस्लाम के नज़दीक नफ़रत होने लगी है, इस्लाम मुसलमान जो लोग हैं उनसे वो खौफ करने लगे हैं, डरने लगे हैं, उनको एक तरह से एक अलग ही निगाह से देखने लगे, वो था 9/11। जब 9/11 हुआ तो उसके बाद दुनिया के अंदर लोगों ने कहा कि ये जो इस्लाम है ये तो दहशतगर्द, कि जो उसामा बिन लादेन ने किया और वर्ल्ड ट्रेड अमेरिका के गिरा दिए। तो अमेरिका के अंदर, वेस्ट के अंदर लोगों ने इस्लाम को गलत समझा कि ये पता नहीं इस्लाम के ऊपर उन्होंने ये क्या करना चाहते हैं, जबकि उनको इस्लाम की एक तरह से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो एक और ये रीज़न था जिसकी वजह से लोगों के अंदर इस्लाम के प्रति एक तरह से नेगेटिव फियर आने लगा। ये था 9/11। और उसके बाद फिर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर वगैरह की, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये मर्सनरीज़ हैं, ये जो लोग काम करते हैं, दाइश, बोको हरम, ये जो सारे हैं, ये एक तरह से पैसे लेके काम करते हैं। जैसे कि आप देख लें, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो हमारे ख़िलाफ़ काम करती है। और पैसे कहाँ से लेती है? इंडिया से लेती है, इसराइल से लेती है, और बाज़ का
अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेती है। तो हम तो मुसलमान कंट्री, फिर भी हमारे यहाँ अटैक्स होते हैं, तब ये कहाँ चल रहे हैं। तो इस्लाम इन चीज़ों की, ये चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। वैसे इस्लाम में, कुरान में है कि अगर आपने एक इनोसेंट बंदे की जान ली तो गोया आपने पूरे जहान की जान ले ली। अगर आपने एक बंदे की जान बचाई तो गोया आपने पूरे जहान की जान बचा ली। तो लोगों के पास इस्लाम की भी एक अंडरस्टैंडिंग कम है, इस्लाम के नॉलेज की। बहरहाल, एक था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वेस्ट के अंदर ये बुक कि इस्लाम उनके ख़िलाफ़ होने जा रहा है। 9/11 का वाक़या, एक तरह से लोगों ने इस्लाम को एक तरह से समझा कि ये मिलिटेंट विंग्स वगैरह रखते हैं। उसके बाद जो थर्ड पे था वो था वाइट सर्ज ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अगेन एक तरह से अमेरिका के अंदर भी एक तारीख रही है कि वहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे शुरुआत में, उनको डिफ़िकल्टी थी अपने वोटिंग राइट्स लेने में, अपनी इक्वलिटी लेने में। आज के टाइम में भी जो ये लीडरान्स आ रहे हैं उनके अंदर भी ये चीज़ आ रही है कि उनके अंदर वाइट सुप्रीमेसी आ गए। वो सोच रहे हैं कि हम एक तरह से आला रेस हैं। जैसे अमेरिका के अंदर, अमेरिकन की शुरू वाली हिस्ट्री में एक वाइट सुप्रीमेसी थी। एक तरह से जो वाइट लोग थे वो ब्लैक अफ्रीकन को कम समझते थे। तो इसी तरह से भी एक तरह से ये जो हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब न्यूजीलैंड के अंदर जो क्राइस्ट चर्च का जो अटैक था, आप देख लें कि वहाँ पे जिस ऑस्ट्रेलियन बंदे ने अटैक किया वो एक तरह से अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था, और उसकी इंस्पिरेशन भी एक तरह से अपने वाइट सुप्रीमिस्ट जो लीडर थे उनसे हुई थी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वगैरह थे। तो एक तरह से वाइट सुप्रीम, या अमेरिका के अंदर भी वाइट लोग अपने आप को ये आला वगैरह समझते हैं, या वेस्ट के अंदर कि हम बेहतर हैं, ये कम है। तो ये भी एक एलिमेंट है कि लोग जो वाइट सुप्रीमेसी वाले हैं वो अपने आप को आला समझते हैं, दीगर को वो कम समझते हैं। इमरजेंस ऑफ द अपॉर्चुनिस्ट लीडर। आज के टाइम में जब हम ग्लोबलाइजेशन वगैरह की बात करते हैं तो आज के टाइम में ऐसे लीडर्स आ रहे हैं जो अपने आप को मौका देख के अपने आप को वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें कि उनका जो मकसद है वो यही था इलेक्शन हारने से पहले, या उनकी जो पॉलिसी थी वो यही थी कि उनको बेनिफिट करें, उनको वो एडवांटेज दें। तो एक तरह से आप और हम इस टाइम में देख रहे हैं कि ऐसे लीडर्स आ रहे हैं, या जो ब्राज़ील के अंदर जेल बोल्सोनारो था, या इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी हैं, या आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। तो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि ऐसे लीडर आ रहे हैं जो कि अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ना कि ये देख रहे हैं कि इसका सोसाइटी के ऊपर क्या होगा और इसका इन चीज़ों लोगों के ऊपर क्या होता। तो ये एक तरह से वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हैं। इवन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एक लोग थे जिसे वो कहते हैं, एक था उनका कि प्राउड बॉयज़, ये उनके एक थी, अभी एक बंदे थे जो कि वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हैं, वो उनका नाम था प्राउड बॉयज़। आज के टाइम भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे लीडर्स आ रहे हैं जो कि अपना मौका देख के चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस्लामोफोबिया को यूज़ किया जाता है इलेक्टोरल गेन्स के लिए, और इसके सबसे अच्छी मिसाल है फ्रांस के अंदर एमेनुएल मैक्रोन जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी रेटिंग सी तकरीबन 60% थी। उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनके हालात वहाँ पे लोगों के ख़राब हैं। उनके यहाँ पे येलो वेस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, उनके यहाँ पर पेंशन के लेके मसलों के यहाँ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, पेट्रोल की प्राइसेस को लेके मसले मसाइल शुरू हो गए। तो वहाँ पे जब एक तरह से उनके अपने मसले मसाइल बढ़ गए तो इन चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने के लिए और इन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये इस्लामोफोबिया का शोशा छोड़ दिया और ये कर दिया कि इस्लाम एक सेक्युलर कंट्री और उसके अंदर हम ये चीज़ें वगैरह नहीं करेंगे। और इसी मैक्रोन की जो एक तरह से आप देख लेंगे उनकी जो रेटिंग्स है बिल्कुल कम हो गई हैं, और 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें ये कहा जाता है कि वो इलेक्शन लूज़ कर जाएंगे। तो अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए कि जो कि मेजॉरिटी क्रिश्चियन है और वहाँ पे मिनॉरिटी मुसलमान है, उनको टारगेट करने के लिए जैसा कि उन्होंने अभी किया था जब चार्ली हेब्डो जो वो मैगज़ीन थी उन्होंने कहा था कि हम ये जो कार्टून्स हैं नऊज़ुबिल्लाह जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो कार्टून्स कैरिकेचर्स हैं वो हम पब्लिश करेंगे, ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बहरहाल उन्होंने ये चीज़ को की और उसका सिर्फ मकसद ये था कि उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनसे मसले को हटाया जाए
और इलेक्टोरल गेन्स किए जाएं। तो इसी तरह से वो इस्लामोफोबिया को या इस्लाम को मलाइन करते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने भी मुसलमानों के साथ किया था, ताकि उनके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये वो एक तरह से उनको सपोर्ट, उनको एक तरह से वोट बैंक मिले। तो ये अब वेस्ट का मसला नहीं, अब ये यहाँ ईस्ट में भी आ रहा है। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया को इलेक्टोरल गेन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। मिस इंटरप्रटेशन ऑफ इस्लाम, और सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम जिसकी अरबिक वर्ड है कि रिलीजन ऑफ पीस, कि ये अमन का मज़हब। इवन जब प्रॉफिट हमारे उस टाइम में भी जंग में जाते थे तो ये तलकीन करते थे कि वो उनके पेड़ पौधे नहीं तोड़ने, कोई बीमार है तो उनको नहीं मारना, अगर कोई हाथ डाल दे, हथियार डाल दे तो उससे आपने कुछ नहीं करना, आपने वही खाना खिलाना है अपने प्रिजनर आवाफ को जो खुद खाओ, वही कपड़े पहनाने जो आप खुद पहनो। तो उस टाइम में जब हमारे प्रॉफिट के ये एक तो रूल्स है वार के टाइम के, जंग के टाइम में, तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि आप इस्लाम इन चीज़ों को कहता है कि आप जाके बम ब्लास्ट कर दो, आप ये चीज़ कर दो। मसला ये है कि लोगों को इस्लाम की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही या इतना मैसेज उन तक नहीं पहुंचाया गया, और यही वो लीडर्स होते हैं, ये जो आते हैं अपॉर्चुनिटी लीडर, वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस्लाम में तो ऐसी चीज़ नहीं, इस्लाम तो कहता है कि लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को पैसे दो, उनकी मदद करो, भाईचारा करो, ब्रदरहुड करो। और इवन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें एक तो हुकूक अल्लाह होते हैं, अल्लाह के हुकूक, और हुकूकुल बाद इंसानों के हुकूक। तो अल्लाह तो कहता है मैं अपने आपको हुकूक माफ़ कर दूंगा, इंसान के हुकूक माफ़ नहीं कर दूंगा। आप ये इस्लाम को मलाइन करते हैं कि इस्लाम ये है वो है। इस्लाम तो बिल्कुल आपको राइट्स देता है, आपकी प्रोटेक्शन करता है। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि लोगों के पास जो लोग वेस्ट में हैं उनको इस्लाम की गलत तस्वीर दिखाई जा रही है जो कि हकीकत में नहीं है, और इसी वजह से भी लोगों को एक तरह से इस्लाम से डर वगैरह हो रहा है। और यही कि इक्वेटिंग किया जाए टेररिज्म को विद जिहाद से, कि ये जो टेररिज्म हो रहा है ये एक तरह से वो लोग जिहाद का उसे नाम दे रहे हैं। भाई जिहाद एक स्ट्रगल का नाम होती है, और ये जो स्ट्रगल होती है ये एक तरह से स्टेट इनिशिएट करती है। आज के टाइम में अगर आपको जिहाद देखना है तो आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप थी जो पाकिस्तान ने ख़त्म की, क्या ऑपरेशन किया, रद्दुल फसाद किया, ज़रब अज़ब किया, ये जिहाद होता है जो स्टेट अपने 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 आप करती है, अपने अंडर में करती है। कोई ये इंडिविजुअल ये नहीं कर सकता। हुजूर के टाइम में भी एक जब मदीना रियासत थी तो लोग उनको कहते थे कि अब जिहाद करें, जिहाद करें। जब तक उन्होंने अपने आप से नहीं कहा कि अब हम जिहाद करेंगे, अब हम लड़ेंगे, तब तक वो लोग नहीं कर रहे थे। तो आज के टाइम ये जो लोग कर रहे हैं कि इन्हें ग्रुप बना दिया और इनको तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके पास भी इस्लाम की पूरी अंडरस्टैंडिंग या इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसी वजह से ये जो दहशत गर्दी होती है, जो आई इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक शाम करते हैं, अब ये जो आई से अफ़गानिस्तान में निहत्ते लोगों को मारते हैं, या इराक में वो लोगों को मारते हैं, या उन्होंने पाकिस्तान में किए हैं, तो आपको क्या लगता है ये इस्लाम है? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल जिहाद को और आप दहशत गर्दी को एक दूसरे से जोड़ें तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगेन इस्लाम की इन्फॉर्मेशन कम है, और यहाँ पे एक तरह से एक सवाल उभरता है फेलियर ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, कि अगर एक तरह से ये मसला था, लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लोग नहीं समझ रहे थे इस्लाम के बारे में, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये इस्लामिक स्कॉलर का काम था जो इजिप्ट पे अल अज़हर यूनिवर्सिटी वगैरह है, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देती, वो उनको ब्रीफ वगैरह करती, तो ये वो अवेयर करती कि भाई दरअसल मसला ये है, हकीकत है, आप इस चीज़ को गलत ले रहे हैं, और इसी वजह से लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग कम पाई जा रही है। तो एक तरह से ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वहाँ पर भी उन्होंने एक तरह से एक वो काम नहीं किया जिससे वो इस्लाम के जो पॉजिटिव और अच्छी साइड सारी हैं वो लोगों को बता पाए। वेस्ट वाले वही सुन रहे हैं जो उनका मीडिया, उनके लीडरान और उनके वो बता रहे हैं, ना सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स, लेकिन जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी एक तरह से कलेक्टिव वॉइस नहीं कर रहे हैं। आप देख लें कि अभी जो रिसेंट इस्लामोफोबिया हुआ उसके ऊपर तो पाकिस्तान और टर्की ने स्टैंड लिया, बाकी सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो चुप थे। आप देख लें सऊदी अरेबिया जो कि एक तरह से कहता है कि मुस्लिम उम्मा का मैं लीडर हूँ, वो खामोश था। यूएई ने, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से यूएन में एक तरह से
एक इस्लामोफोबिया की एक रेजोल्यूशन जमा कराई थी, तो उसके ऊपर मोरक्को ने एक तरह से वो रिजेक्ट करा दी, उस पर उन्होंने मिस वोटिंग वगैरह नहीं दी थी। तो एक तरह से मुस्लिम लीडर्स जो थे उन्होंने अभी अपने एक तरह से मोदी को जो आए दिन अपने बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनका भी यही मकसद है कि उनका मार्केट का मकसद, उनका यही एक तरह से एम है कि किस तरह से बेनिफिट वगैरह लिया जाए ट्रेड वगैरह का, और ये उम्मा वगैरह चली जाए। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि इसराइल से आए दिन हर मुस्लिम कंट्री अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ उनको रिकगनाइज़ करें, अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ बहाल कर रहे हैं। आप देख लें कि यूएई ने किया, फिर आपने बहरीन ने किया, फिर साउथ सूडान ने किया, आज आ रहा है कि मोरक्को ने भी उनसे अपने बना ली हैं। लेकिन इस्लाम के ऊपर आप ये सच मुस्लिम लीडर्स इकट्ठे नहीं देख रहे हैं। और मैंने ये अगेन ये पॉइंट है कि अपॉर्चुनिस्ट लीडर, ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा ऑफ द वेस्ट मीडिया। वेस्ट मीडिया के अंदर जितना भी वेस्टर्न मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, दीगर जो सारे ये मीडियाज़ हैं, ये इस्लाम को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो एक तरह से जैसे वहाँ पे एक मैगज़ीन है चार्ली हेब्डो, वो कह रहे हैं कि ये उनका एक बेसिक राइट है, वो चीज़ों को पोर्ट्रे करेंगे और जिसकी भी चाहेंगे वो कैरिकेचर दिखाएंगे। इवन यहाँ पर भी जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ लिमिट। अब ये नहीं कि आपको कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आप जाओ किसी के भी वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए आप कुछ भी पॉइंट आउट कर लो। तो एक तरह से वहाँ का जो मीडिया है, और मीडिया के अंदर आपका ट्विटर, आपका यूट्यूब, आपका सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, उसके अंदर तो ये भी चीज़ नहीं आती कि कौन सी चीज़ दिखाई जाए नहीं दिखाई जाए। और वहाँ पे जो वेस्टर्न मीडिया है, जहाँ पे आप देख लें कि एक HBO के ऊपर एक प्रोग्राम एक महर नामी बंदा करता है, उसके लिए कहा जाता है वो तो डोनाल्ड ट्रंप से ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए, क्योंकि सारे मुसलमानों को कहता था कि वो दहशतगर्द वगैरह है। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो हम देखें इस्लामोफोबिया डिफरेंट लेवल्स पे होता है। एक इस्लामोफोबिया हो रहा है आपके, एक तरह से आप देख लें कि एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक इंडिविजुअल दूसरे मुसलमानों से, इस्लाम से नफ़रत करता है, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे। फिर आप देख लें कि एक तरह से एक कंट्री के ऊपर भी होता है, सोसाइटी के लेवल पे भी होता है। फिर आप देख लें कि कंट्री के ऊपर भी होता है, जैसे फ्रांस के अंदर आप देख लें, तो डिफरेंट लेवल पे इस्लामोफोबिया हो रहा है, और उसके जो शिकार बन रहे हैं, उसके जो विक्टिम बन रहे हैं वो मुसलमान बन रहे हैं। स्टिग्मेटाइज मुस्लिम। अब क्या किया जा रहा है कि आप मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हम जो है वो चिप्स लगा देंगे मुसलमानों के, कि उनको मॉनिटर किया जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं, हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह क्या हैं, हम उनसे इंट्रोगेशन करेंगे। तो एक तरह से अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो आया आप डायरेक्ट फिंगर रेस करना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों ने वगैरह ने की हैं। तो आप ये इस्लामोफोबिया डिफरेंट लेवल पर, उसके बाद मुसलमानों को स्टिग्मेटाइज किया जाए। मुसलमानों के ऊपर फ्रीक्वेंट अटैक्स देखें, जैसे आपने क्राइस्ट चर्च का जब वाक़या हुआ तो उसमें अंदर ये जिस बंदे ने किया या दीगर बंदे थे, आप देख रहे हैं कि उनको अटैक किया जा रहा है। इवन इसी अटैक के अंदर आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रैवल बैन किया था। यहाँ पे ये पॉइंट मुझे लिखना चाहिए, लेकिन अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप जो अभी जाने वाले प्रेसिडेंट, उन्होंने खालसा ट्रैवल बैन लगा था मुस्लिम कंट्री से कि वो यहाँ से आएंगे और दहशतगर्दी वगैरह होगी। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे अटैक किया जा रहा है। सेटिंग मॉस्क ऑन फायर, ये एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट थी जब मैंने पढ़ी थी कि वहाँ की 84 ईयर बंदा एज का वो एक मुस्लिम मॉस्क को जलाने जा रहा था, और उसने कोशिश भी की। जब उसे रोका गया तो उसने लोगों पे फायर करना शुरू हो गई। ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं। अभी फ्रांस के अंदर एक तरह से लेजिस्लेशन होने वाली है, उन्होंने अपना ड्राफ्ट बिल तैयार कर दिया, और उसमें अंदर कह रहे हैं कि हम ऐसी कानून साजी लाएंगे जिसके अंदर हम जो इंडिविजुअल टीचिंग है उनको हम जो इंडिविजुअल आपकी जो ट्यूटरिंग होती है, आप घर जाके जो तालीम आपको बंदे देते हैं टीचर आपको, वो ख़त्म की जाएगी। आपकी जो मस्जिद वगैरह है मॉस्क, उसके अंदर फ्रांस के अंदर उनको चेक किया जाएगा। इमाम जो उनके होते हैं उनको बताया जाएगा कि उनको क्या करना जाए, और इस्लाम एक कहते हैं कि रिलीजन को अलग किया जाएगा वहाँ की स्टेट पॉलिटिक्स से। तो ऐसी लेजिस्लेशन वगैरह हो रही है जो कि मींस इस्लाम के ख़िलाफ़ की जाए, ताकि या जो भी वैल्यूज़ वगैरह हैं उन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ की जा रही है।
अब यहाँ पे अगर हम मेयर्स की बात करेंगे इस्लामोफोबिया को कैसे हल करना चाहिए, देखें ये इस्लामोफोबिया जो है एक मुस्लिम उम्मा का, मुसलमानों का कलेक्टिव इशू है और ये सारे मुस्लिम उम्मा ही फेस करिए। अगर इशू कलेक्टिव है तो उसका रिस्पांस भी कलेक्टिव होना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए पूरे उम्मा के लीडरों का, और उसको सारे लीडरान मिलके जैसे OIC का प्लेटफॉर्म वगैरह है उसको वो यूज़ करें, उससे उसके ऊपर वो बैठें। और उसके अभी जो नाइजर में OIC की हुई थी वहाँ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी एक रेजोल्यूशन भी पास की है, तो उनको वो काउंटर करना चाहिए इस्लामोफोबिया को, और उसको काउंटर करने के पॉलिटिकली भी किया जाए, पॉलिटिक्स की जाए कि जो आपके जो भी आपकी आपके आपकी पॉलिटिक्स है, आपका इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंस है, उसको आप यूज़ करें। इकोनॉमिकली देखें कि जैसे ही फ्रांस ने चीज़ें की तो मुस्लिम कंट्रीज़ में उनकी चीज़ों का बायकॉट होना शुरू हो गया था। सोशली हम उनसे अपने राब्ते ख़त्म कर सकते हैं, लीगली अब यहाँ पर UN का एक काम आ जाता है कि UN देखे कि इंटरनेशनल लॉ वगैरह क्या कहता है कि आप अपने किसी के रिलीजन के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो UN का भी यहाँ किरदार आ जाता है। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा कि रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे OIC आ गई या UN आ गई, तो वो देखें कि वो अपना क्या किरदार कर सकते हैं, क्योंकि UN एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो बैठ के पीस करा सकती हैं ना कि ये मसला है। UN का ये तो मतलब है कि सिर्फ वार और जंग को रोके, आप अगर अमन करा सकते हैं तो दीगर चीज़ों में भी करा सकते हैं, तो UN या OIC या यूरोपियन यूनियन इनका एक रोल आ जाता है जो कि इन चीज़ों को बताएगा कि आपने इस चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए। और जो नेगेटिव मीडिया है इसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट किया जाए, बिल्कुल बायकॉट किया जाए और उनको पॉइंट आउट किया जाए कि आप चीज़ें गलत किए जा रहे हैं। किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए उसमें अंदर अगर टॉलरेंस हो और उसके अंदर प्लुरलिज्म हो तो वो कामयाब होती है। हर बंदा जो सोसाइटी का बंदा होता है वो सोसाइटी को प्रमोट करता है, अपना हिस्सा डालता है। USA के अंदर हर वो टेरर अटैक जो रोका गया वो मुसलमान एक मीन्स अगर दो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होने वाला, तो एक इन्फॉर्मेशन जो टिप थी वो मुसलमान बंदे ने दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सच, ये मसला नहीं कि मुसलमान ये चीज़ें करते हैं। तो कंक्लूजन आपने यही लिखना है कि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ पीस है, इसमें ये चीज़ें नहीं है, इस्लाम को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यही है कि मुसलमान लीडर, मुसलमान उम्मा, मुसलमान जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि जो सोसाइटी के में लोग जो यूरोपन के अंदर या डिफरेंट वेस्ट के अंदर रहें वो पीस और हारमोनी से रहें, ना सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए लेकिन उस सोसाइटी के लिए भी। देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, मुझे लगेगा फिर मुझे वो टॉपिक जो हाइब्रिड वॉरफेयर है जिसे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसके ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।